Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture, we will discuss about cervical spondylosis. डायग्राम में हमें जनरल कंडीशंस बताई हुई हैं डिस्क की। तो फर्स्ट वाली जो हमारे पास है उसमें हमारे पास क्या बताया हुआ है कि नॉर्मल डिस्क इस तरह की होती है, थिक होती है। सेकेंड वाले के अंदर हमें लिखा हुआ है कि डीजेनरेटिव डिस्क किस तरह से होती है, विद दी एज के साथ साथ हमारे पास क्या होता है कि वेयर एंड टियर कंप्रेसिव फोर्सेस की वजह से डीजनरेशन स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से डिस्क क्या हो जाती है, थिन हो जाती है। तो वो हमारे पास जो कंप्रेसिव फोर्सेस है वो डिस्क की डीजनरेशन कॉज करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कंडीशन बल्जिंग ऑफ द डिस्क। ये कब होती है, जब हमारे पास एनुलस फाइब्रोसिस की रिंग्स ब्रेक डाउन होना स्टार्ट होती हैं। तो वो इस तरह से जब वो ब्रेक होती हैं तो वो बल्जिंग कर देती हैं डिस्क की, तो वो हमारे पास आ जाती है डिस्क बल्ज। हर्निएटेड डिस्क हमारे पास क्या होती है कि जब हमारे पास न्यूक्लियस पल्पोसिस क्या करता है कि एनुलस फाइब्रोसिस की रिंग्स को ब्रेक करके न्यूक्लियस पल्पोसिस बाहर की तरफ मूव कर जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हर्निएटेड डिस्क। अगर ये वाले पार्ट्स हमारे पास कैनाल में मूव कर जाएं या स्पेसिस में चले जाएं तो उसको हम लोग सीक्वेस्ट्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा थिनिंग ऑफ द डिस्क हो जाती है, डिस्क के अंदर मतलब कि स्क्वीज आउट हो जाना, वाटर कंटेंट का कम हो जाना, डिहाइड्रेट हो जाना डीजेनरेटिव चेंजेस की वजह से, तो वो हमारे पास कॉज करेगी थिनिंग ऑफ द डिस्क। आगे हमारे पास ठीक है डिस्क डिजेनरेशन विद ओस्टिफाइड फॉर्मेशन। विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द एजिंग हमारे पास क्या होता है कि जब अथराइटिक चेंजेस आती हैं हमारे पास जॉइंट्स के लेवल पे, स्पाइन के लेवल पे, तो हमारे पास क्या होता है, ओस्टिफाइड बोन स्पर्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, जो कि क्या करते हैं, कंप्रेशन कॉज करते हैं एट द डिस्क, और जिसकी वजह से हमारे पास डिस्क की थिनिंग भी हो रही होती है, नर्व्स की कंप्रेशन हो रही होती है, स्पाइनल कॉर्ड की कंप्रेशन हो रही होती है। तो ये सब चीज़ें हमारे पास आती हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होती क्या है, ये एक कॉमन कंडीशन है जो कि एज रिलेटेड होती है, जॉइंट्स एंड डिस्क को इफेक्ट कर रही होती है। इसको हम लोग सर्वाइकल ऑस्टियोआर्थराइटिस भी कहते हैं, नेक आर्थराइटिस भी कहते हैं, क्योंकि इसका ताल्लुक एज रिलेटेड है और साथ ही साथ ये डिजेनरेटिव चेंजेस की वजह से हो रही है, इसलिए हम लोग इसको सर्वाइकल ऑस्टियोआर्थराइटिस और नेक आर्थराइटिस कहते हैं। आगे हमारे पास इसकी डेफिनेशन में आता है कि प्रोग्रेसिव डिजेनरेटिव चेंजेस होती हैं जो कि विद द एज वियर एंड टियर की वजह से आ रही होती हैं और डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन को इफेक्ट कर रही होती है। अब वो कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, हमारी डिस्क हो सकती है, फेसेड जॉइंट्स हो सकते हैं, जॉइंट्स ऑफ लिश्का हो सकते हैं, लिगामेंटम फ्लेमम हो सकता है, लेमिनाज हो सकते हैं, हमारे पास लेमिना हो सकते हैं। अच्छा, ये इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ एजिंग एंड प्रेजेंट। अच्छा, ये होती किस एज ग्रुप में हमारे पास मिलती है, हमें मोस्ट ऑफ द 5th डिकेड ऑफ द लाइफ के अंदर ये हमारे पास हमें मिल रही होती है। 30 ईयर्स ऑफ एज के बाद ये स्टार्ट हो जाती है और मेन में ज़्यादा जल्दी स्टार्ट होती है एज़ कम्पेयर टू वुमेन। सर्वाइकल स्पाइन के अंदर हमारे पास ये जो डिजेनरेटिव प्रोसेस है इफेक्ट करेगा हमारे पास डिस्क को इफेक्ट करेगा और हमारे पास फेसेड जॉइंट्स को इफेक्ट करेगा। अगर इसको ट्रीट नहीं किया जाएगा, अगर ये इसे ऐसे ही रही कंडीशन, तो ये प्रोग्रेस कर सकती है और क्या कॉज कर सकती है, डिस्क की हर्निएशन हो सकती है, ओस्टिफाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी, वो अगर बनेंगे तो उसकी वजह से कंप्रेशन होगा स्पाइनल कॉर्ड को और स्पॉन्डिलाइटिक माइलोपैथी हो सकती है। स्पॉन्डिलाइटिक माइलोपैथी से मुराद हमारे पास ये है कि स्पाइनल कॉर्ड पे कंप्रेशन क्रिएट होगा बिकॉज ऑफ द डिजेनरेटिव चेंजेस जो कि कॉज कर रही हैं बनाना ऑस्टियोफाइट की फॉर्मेशन, और कंप्रेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड हो सकती है, वर्टिब्रल बॉडी की डिजेनरेशन स्टार्ट हो सकती है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के कॉजेज़ क्या है हमारे पास, पहला हमारे पास आता है डिहाइड्रेटेड डिस्क हो सकती है। अब डिहाइड्रेशन किस तरह से होती है, विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास क्या होता है कि एज के साथ साथ मोस्टली आफ्टर 40, तो हमारे पास क्या होता है कि जो स्पाइनल डिस्क होती है वो ड्राइंग आउट, श्रिंकिंग, स्क्वीज आउट स्टार्ट हो जाती है। डिहाइड्रेशन की वजह से जब थिनिंग होगी तो बॉन्ड टू बॉन्ड कॉन्टैक्ट हमारे पास ज़्यादा होगा बिटवीन द वर्टिब्रेस, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि स्पॉन्डिलोसिस के चांसेस ज़्यादा होंगे, अथराइटिक चेंजेस आएंगे, डिजेनरेटिव चेंजेस आएंगी। हर्निएटेड डिस्क हमारे पास हो सकते हैं सेकंड कॉज। उसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जैसे एज बढ़ती है तो क्रैकिंग अपीयर होना शुरू हो जाती है डिस्क के ऊपर। वो किस तरह से, हमारे पास है कि डिस्क की हर्निएशन स्टार्ट हो जाएगी, बल्जिंग स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से वो कंप्रेशन कॉज करेगी स्पाइनल कॉर्ड को, नर्व रूट्स को। अब इस डायग्राम में हमारे पास जो लेफ्ट साइड है वो नॉर्मल साइड है और जो अब नॉर्मल साइड है हमारे पास राइट साइड है। अब आप राइट साइड में देखेंगे जितने भी रेफरेंस सरफेसेस हमें मिल रहे हैं ना, वो सारे के सारे डिजनरेशन ऑफ द वर्टिब्रे शो कर रहे हैं। जो पहला वाला डिजनरेशन ऑस्टिफाइड नॉट कॉजिंग एनी प्रॉब्लम, जो ऊपर बना पहली वाली हमारे पास सेकंड पॉइंट है, वहाँ पे ऑस्टिफाइड है लेकिन वो अभी कहीं भी कंप्रेशन क्रिएट नहीं कर रहा, बट डिजनरेशन की वजह से ऑस्टिफाइड प्रेजेंट है हमारे पास। अब सेकंड हमारे पास यहाँ पे इंटरवर्टिब्रल फोरामन के लेवल के ऊपर डिजनरेशन
कंप्रेशन की वजह से ऑस्टियोफाइट प्रेजेंट है, जो कि इंटरवर्टिबल फोरामेना को नैरो करेंगे, जहाँ से हमारे पास पास होनी होती हैं आर्टरीज ने। तो जब हमारे पास आर्टरीज कंप्रेशन वेजल्स वहाँ से पास होती हैं, तो वेजल्स को कंप्रेशन करेगी, नर्व रूट्स को कंप्रेस करेगी, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या मिलेगी, सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी। तो ये सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी का कॉज इस तरह से बनेगी। फिर हमारे पास तीसरा लेवल से हो सकता है कि यहाँ पे हमारे पास डिस्क अगर हमारे पास प्रोलैप्स कर रही है, डिस्क की प्रोलैप्स की वजह से भी हमें नर्व रूट की कंप्रेशन मिलेगी, तो वो भी हमारे पास सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी का कॉज बनेगी। अब उसके अलावा हमारे पास क्या हो सकता है कि जो हमारे पास डिजनरेशन ऑस्टियोफाइट्स हैं, डिजनरेशन की वजह से बने हुए ऑस्टियोफाइट्स, वो हमारे पास क्या करेंगे कि वो स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे या सेंट्रल आपका कनाल जो है उस पर जब कंप्रेशन क्रिएट करेंगे, तो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड पे कंप्रेशन आएगी, जो कि हमारे पास सर्वाइकल माइलोपैथी का कॉज बनेगी। तो सर्वाइकल माइलोपैथी, सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी, ये सारी चीज़ें हमारे पास सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के रिजल्ट में मिल रही होती हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है कि बोन स्पोर्ट्स डिस्क की जब भी डिजनरेशन होती है, उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि जो हमारी स्पाइन होती है वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ बोन की क्या करती है, प्रोडक्शन स्टार्ट कर जाती है, लेकिन वो किस मिसगाइडेड वे के अंदर होती है। वो उसने एक्चुअली के अंदर स्पाइन को स्ट्रेंथन करने के लिए, लेकिन वो जो बोन स्पोर्ट्स बनती हैं वो क्या कॉज करती है कि पिंचिंग या पिंचिंग स्टार्ट कर देती है, कंप्रेशन कॉज करना शुरू कर देती हैं स्पाइनल कॉर्ड को, नर्व रूट्स को, जो कि वहाँ से पास हो रही होती हैं। इसके अलावा हमारे पास लिगामेंट्स की स्टिफनेस हो जाती है। लिगामेंट्स हमारे पास होते हैं कॉर्ड के, लिगामेंट्स आर कॉर्ड्स ऑफ द टिश्यू दैट कनेक्टेड बोन टू बोन। लिगामेंट्स में पता है बोन टू बोन अटैचमेंट हमारे पास लिगामेंट्स के थ्रू हो रही होती है। जब ये हमारे पास स्टिफ हो जाएंगे, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाएगी कि स्पाइन की हमारी फ्लेक्सिबिलिटी वो कम हो जाएगी। तो वैसे भी हम विद द एज हमारे पास क्या होती है कि जो लिगामेंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी है, वो इलास्टिसिटी फ्लेक्सिबिलिटी वो कम हो जाती है, स्टिफ हो जाते हैं, और ये हमारे पास डिजेनरेटिव चेंजेस में ये भी आएगा। हमारे पास रिस्क फैक्टर्स में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में। फर्स्ट हमारे पास आ सकती है कि नेक की कोई भी इंजरी हुई है। अब कोई भी हमारे पास ड्यूरिंग ड्राइविंग हमारे पास हो सकती है, तो किसी किस्म की कोई भी नेक के लेवल पे कोई इंजरी आई है, तो वो हमारे पास सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का रिस्क फैक्टर बन सकती है। इसके अलावा प्रोलॉन्ग्ड यूज़ ऑफ द गैजेट्स। अब हम लोग लगातार बैठ के मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप्स का इस्तेमाल करना, टीवी देखना, आईपैड्स का, टैबलेट्स का, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना, इन सब चीज़ों से प्रोलॉन्ग अगर इनका यूज़ करेंगे सेम पोस्चर के अंदर, तो वो भी हमारे पास रिस्क फैक्टर बनेगा सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के लिए। स्मोकिंग भी हमारे इसके अंदर रोल प्ले करेगी। इसके अलावा जेनेटिक फैक्टर्स, मतलब कि जेनेटिकली ही किसी के अंदर हेरिडिटरी ही ताकि फैमिली के अंदर रन हो रहा है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, तो उनके अंदर भी ज़्यादा चांसेस होंगे कि उनको इन फ्यूचर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो सके। इसके अलावा हमारे पास क्या हो सकता है कि होल्डिंग योर नेक इन एन अनकंफर्टेबल पोजीशन, मतलब काफ़ी देर तक अगर हम लोग एक रॉन्ग पोस्चर के अंदर, अनकंफर्टेबल पोजीशन के अंदर अगर हम लोग बैठेंगे, तो उसकी वजह से भी डिजेनरेटिव चेंजेस स्टार्ट हो सकती हैं। इसके अलावा हम एक्स्ट्रा स्ट्रेन या ऑन योर नेक, हम लोग अगर मतलब कि कोई हैवी लोडिंग अपनी बैक पे लेके कोई काम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी हमारे पास सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास रीजन प्रेगनेंसी के अंदर भी हमारे पास हो सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मेंटल हेल्थ की वजह से जो लोग बहुत डिप्रेशन लेते हैं, उन पेशेंट्स के अंदर अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल जिनका नहीं होता, बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है, उन लोगों में भी हमारे पास सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कॉमन होता है। बच्चों के अंदर जो कि बैकपैक उठाते हैं, ओवरलोडेड बैकपैक, तो उनमें भी कॉमन होता है। सिम्टम्स की बात करें हमारे पास, तो कॉमन सिम्टम्स में हमारे पास एक पेन होती है और एक हमारे पास वीकनेस मिल रही होती है, मसल वीकनेस। तो पेन जो हमारे पास होती है वो अराउंड द शोल्डर ब्लेड्स, हमें पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि शोल्डर ब्लेड्स के अराउंड उनको ना पेन है, काफ़ी ज़्यादा पेन है, जो कि कुछ पेशेंट्स में वो आर्म में रेडिएट भी कर रही होती है, हैंड्स में, लेग्स में, फीट में, और कुछ में नहीं भी कर रही होती है, कुछ में रेडिएटिंग होती है, कुछ में नॉन रेडिएटिंग होती है। इसके अलावा सिम्टम्स हमारे पास टिंगलिंग मिल सकती है, नमनेस हो सकती है, वीकनेस हो सकती है। ये न्यूरोजेनिक हमारे पास सिम्टम्स होंगे जो कि उन पेशेंट्स में मिलेंगे जिनके अंदर नर्व्स का कंप्रेशन हो रहा होगा, मतलब सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी हो रही होगी बिकॉज ऑफ द डिजेनरेटिव चेंजेस एट द सर्वाइकल स्पाइन। मसल्स की वीकनेस हो सकती है क्योंकि स्ट्रेंथ और उनकी लेंथ के अंदर इम्बैलेंसिंग क्रिएट हो रही है, जिसकी वजह से हमारे पास मसल्स वीक हो जाएंगे। हेडिक हो सकती है, अगर रेडिएटिंग हमारे पास पेन होगी तो वो कॉज करेगी हेडिक, और वो वाली हम लोग फिर उनको सर्वाइकोजेनिक हेडिक्स के अंदर डिस्कस भी करेंगे। हमारे पास स्टिफनेस हो सकती है मसल्स की, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो सकती है, डिफ़िकल्टी ऑफ वॉकिंग एंड लॉस ऑफ ब्लैडर एंड बाउल कंट्रोल। ये दो कंडीशन हमारे पास उनमें होंगी अगर हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड का कंप्रेशन हो रहा है। स्पाइनल कॉर्ड के कंप्रेशन की वजह से कोऑर्डिनेशन पे, वॉकिंग पे, बाउल एंड ब्लैडर कंट्रोल पे इफेक्ट आता है।
डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स, मतलब डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स में हम लोग ये चीज़ें देखेंगे, हम लोग साइंस देखेंगे, सिम्टम्स को देखेंगे और उनकी बेसिस के ऊपर हम लोग डायग्नोस करेंगे कि पेशेंट को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस से आगे उसको सर्वाइकल न्यूरोपैथी हो रही है, रेडिकुलोपैथी हो रही है या फिर हमारे पास माइलोपैथी हो रही है। तो इस तरह से साइंस एंड सिम्टम्स की बेस के ऊपर हम लोग आगे पेशेंट को डायग्नोस करेंगे। इसके अलावा हम इमेजिंग भी करवाएंगे पेशेंट की फर्दर कन्फर्मेशन के लिए। तो साइंस हमारे पास जो शो होंगे वो उसमें हमारे पास क्या हो सकता है कि पोरली लोकलाइज टेंडरनेस हमें मिलेगी, लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन मिलेगी, माइनर न्यूरोलॉजिकल चेंजेस मिलेंगी। अच्छा, फिजिकल एग्जामिनेशन भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, रेंज ऑफ मोशन चेक कर सकते हैं, रिफ्लेक्सेस को चेक कर सकते हैं, पैल्पेशन वगैरह से हम लोग इसकी मायोटोम्स एंड डर्माटोम्स इनकी असेसमेंट भी हम लोग करेंगे। तो ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। में हमारे पास क्या मिल रहे होते हैं, सर्वाइकल पेन एग्रीवेटेड बाय मूवमेंट हमें मिलेगी। जब भी हम लोग उसको कोई मूवमेंट करवाएंगे तो उसकी पेन एग्रीवेट करेगी। रैपिड पेन हमें मिल रही होगी, अब उसका वो भी हम लोग कोई मूवमेंट करवाएंगे तो उसको रैपिड पेन मिलेगी या फिर मूवमेंट के बगैर भी मिल सकती है। ऑक्सीपिट के रीजन में या शोल्डर ब्लेड्स में, अपर लिम्स में रेट्रो ऑर्बिटल एंड टेम्पोरल पेन भी हमें मिल रही होगी। ये भी हमारे पास इस तरह से होगी कि रैपिड होगी और रेडिएटिंग होगी। सर्वाइकल स्टिफनेस हमारे पास मिल रही होगी, वैग नमनेस होगी, टिंगलिंग, वीकनेस इन अपर लिम, डिजीनेस एंड वर्टाइगो है, पुअर बैलेंस है, रेयरली सिंकोपे ट्रिगर्स मिग्रेन। अगर ये सारे सिम्टम्स मिलेंगे देन हम लोग फ़ौरन से हम लोग देखेंगे कि हाँ ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस इस बंदे को हो सकता है। अब हम लोग इमेजिंग करवाएंगे फॉर द कन्फर्मेशन के लिए। वो किस तरह की इमेजिंग करवा सकते हैं, हम लोग एक्सरेज करवा सकते हैं। एक्सरेज के अंदर हमारे पास क्या है कि हर तरह की एबनॉर्मलिटीज़ जो होती हैं हमारे पास, जैसे कि बोन स्पर है, तो हमें एक्सरे से बहुत मतलब क्लियरली हम लोग उसको देख सकते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस को, जो कि इंडिकेट करेगा। इसके अलावा हमारे पास नैरोइंग स्पेसेस की नैरो होना और बिटवीन द जॉइंट्स, तो वो भी हमें एक्सरे से पता चल जाती है। इसके अलावा हम लोग सिटी स्कैन इस्तेमाल कर सकते हैं डिटेल इमेजिंग के लिए। एमआरआई हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर नर्व्स की पिंच हो रही है तो वो भी हमें वहाँ से पता चल जाएगा। माइलोग्राफी को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके अंदर हम लोग ट्रेसर डाई इंजेक्ट करते हैं स्पाइनल कनाल के अंदर, जिससे हमारे डिटेल एक्सरे और सिटी स्कैन की सिटी इमेजिंग हमें मिल रही होती है। इलेक्ट्रोमायोग्राम भी यूज़ होता है हमारे पास, जो कि नर्व्स की फंक्शनिंग को हम लोग चेक करते हैं इसके ज़रिए। इसके अलावा नर्व्स की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को हम लोग इससे मेजर करते हैं। नर्व कंडक्शन स्टडी भी हम लोग यूज़ करते हैं, जिससे हम लोग ना स्पीड एंड स्ट्रेंथ चेक करते हैं अपनी नर्व्स की। इसे ये करते किस तरह से है, ये हम लोग ना इलेक्ट्रोड्स को प्लेस करते हैं स्किन के ऊपर, जो कि नर्व की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करती हैं। अब इस डायग्राम के अंदर हमारे पास नॉर्मल ये हमारे पास इमेज है सर्वाइकल स्पाइन का, एक्सरे इमेज लिया हुआ है। अब ये नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हमारे पास क्या है कि लेटरल व्यू हम लोगों ने यूज़ किया, जिसके अंदर ये हमारे पास सर्वाइकल स्पॉन्डिलोटिक पेशेंट का है, जिसके अंदर डिजनरेटिव चेंजेस हमें मिल भी रही हैं, जिसमें हमारे पास एक बोन स्पोर्ट्स नज़र आ रहे हैं, हमारे पास नैरो डिस्क स्पेस भी हमें आइडेंटिफाई हम लोग कर पा रहे हैं। तो इस तरह से एक्सरे इमेजिंग से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं डिजनरेटिव चेंजेस को एट द डिफरेंट जॉइंट्स। अब ट्रीटमेंट का अगर हम बात करें तो हम लोग अगर मेडिकल मैनेजमेंट में हम लोग देखें तो हम लोग बहुत सारी ड्रग्स दे सकते हैं टू ट्रीट द सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। उसमें हम लोग क्या क्या दे सकते हैं, उसमें एनएसएड्स हो सकती हैं जो कि पेन को, इन्फ्लेमेशन को डिक्रीज़ करेंगी। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे सकते हैं अगर बहुत स्वेयर पेन है, स्पैज़म है, स्टिफनेस है, डिस्कम्फर्ट है, तो उसके लिए हम लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड की इंजेक्शंस भी हम लोग स्टेरॉइड इंजेक्शन जो होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। मसल रिलैक्सेंट दे सकते हैं, मसल्स की रिलैक्सेशन के लिए, स्टिफनेस को कम करने के लिए, स्पैज़म को कम करने के लिए, पेन को कम करने के लिए। एंटी सीजर मेडिकेशंस हम लोग दे सकते हैं पेशेंट्स के अंदर। एंटी डिप्रेसेंट्स भी दे सकते हैं। अब ये वाली मेडिकेशंस भी रिलेट करेंगी कि पेशेंट को सिम्टम्स किस तरह से हैं, उसकी वजह क्या है, तो उसको हम लोग जहन में रख के तब हम लोग उनको मेडिकेशन ये वाली दे सकते हैं। फिजिकल थेरेपी मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें हम लोग मोबिलाइजेशन दे सकते हैं, मैनिपुलेशन दे सकते हैं। इनका कॉम्बिनेशन हम लोग देंगे वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा पेन को कम करने के लिए, एडीएल्स को इम्प्रूव करने के लिए। सब एक्यूट कंडीशन में, क्रॉनिक दोनों कंडीशन में हम लोग दे सकते हैं। इसके अलावा हम लोग इलेक्ट्रिकल मोडालिटीज़ के अंदर हम लोग हॉट पैक इस्तेमाल कर सकते हैं रिलैक्सेशन के लिए मसल्स की। कोल्ड पैक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्यूट कंडीशन में कोल्ड पैक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग
एक्सरसाइजेज की बात करें तो प्रोप्रियोसेप्टिव, स्ट्रेंथनिंग, इंड्योरेंस ट्रेनिंग, कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइजेज ये भी हम लोग इस्तेमाल करवा सकते हैं पेशेंट को। जब करवाएंगे इससे भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलेगी, पेन रिलीफ मिलेगी, मसल की रेंज ऑफ मोशन इम्प्रूव होगी, मसल्स की स्ट्रेंथ इम्प्रूव होगी, इंड्योरेंस फैक्टर इम्प्रूव होगा। हमने यहाँ पर आइसोमेट्रिक्स ऑफ द नेक एक्सरसाइजेस बताई हुई है कि एरो की डायरेक्शन के अंदर अपने हेड को मूव करना है और अपने हाथ से अपने रेजिस्टेंस देनी है। तो इस तरह से क्या होगा कि आइसोमेट्रिक नेक एक्सरसाइजेज होंगी जिससे आप लोग स्ट्रेंथनिंग, नेक मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होगी इस एक्सरसाइज से। इसके अलावा हम लोग पेशेंट को मैनुअल थेरेपी भी दे सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास थर्मल थेरेपी यूज़ कर सकते हैं। पोस्चरल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगी पेशेंट को। हम लोग उसको बताएंगे कि ड्यूरिंग सिटिंग एंड स्टैंडिंग एक्टिविटीज़ के अंदर उसने अपने स्पाइन को किस तरह से अलाइन करना है। सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन भी इस्तेमाल हो सकती है। होम एक्सरसाइजेज के अंदर हम उसको गाइड कर सकते हैं। सर्वाइकल की रिट्रैक्शन करवानी है, सर्वाइकल एक्सटेंशन करवानी है, डीप सर्वाइकल फ्लेक्सर स्ट्रेंथनिंग करवानी है, स्कैपुलर स्ट्रेंथनिंग करवानी है, स्ट्रेचिंग ऑफ द चेस्ट मसल्स हो सकती है, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हम लोग करवा सकते हैं। एजुकेट भी करेंगे हम पेशेंट को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इन पेशेंट्स के अंदर कि उनको हम लोग गाइड करेंगे, उनको बताएंगे कि किस तरह का पोस्चर आपको पेन कॉज कर सकता है, आपके मसल्स को इफेक्ट कर सकता है। तो इस तरह से मतलब आप आपके लाइफस्टाइल को अपनी किस तरह से मैनेज करना है, अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना है। कोई भी काम करते हुए आपने अपना पोस्चर को मेंटेन रखना है, करेक्ट इरेक्ट पोस्चर आपने मेंटेन रखना है। नेक की स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आपको जिसको मेंटेन रखने के लिए आपको हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना पड़ेगा। ये सब चीज़ें हम लोग गाइड करेंगे पेशेंट को ताकि उसकी जो ये कंडीशन है वो ज़्यादा स्वेयर ना हो और ठीक होने की तरफ जाए। ये अगर वो एक्सरसाइज करेगा और अपनी केयर घर पे नहीं करेगा, अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव नहीं करेगा, तो उससे उसकी एक्सरसाइजेस का भी उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा हमारे पास। तो इस तरह से हम लोग उसको बताएंगे। इकोनॉमिक्स के उसको फैक्टर को भी बताएंगे कि ऑक्यूपेशनली मतलब अगर जहाँ वो काम करता है तो उसके वहाँ पे उसको किस किस चीज़ को चेंज करना है। ज़्यादा देर तक एक पोस्चर में नहीं रहना, अवॉइड करना है जर्की मूवमेंट्स को, ज़्यादा देर तक ड्राइविंग नहीं करनी है, इस तरह से ड्यूरिंग ड्राइविंग सीट बेल्ट को यूज़ करना है। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें हम लोग उनको एजुकेट करेंगे पेशेंट को। इसके अलावा हम लोग शुरू में अगर पेशेंट को मूव करने में बहुत दर्द होगी तो हम लोग सर्वाइकल इमोबिलाइज़र्स इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें कॉलर्स हो सकते हैं, मिनर्वा बॉडी जैकेट हो सकते हैं जो कि इमोबिलाइज़ कर देंगे सर्वाइकल स्पाइन को। अच्छा, ये ड्यूरिंग डे इस्तेमाल करेगा पेशेंट। एंड इससे इससे ये होगा कि जब इमोबिलाइज़ होगा कि उसकी हमारे पास क्या होगा कि एक्यूट कंडीशन में जो कि पेन बहुत ज़्यादा होती है तो पेन रिड्यूस हो जाएगी। उसके बाद हम लोग उसको रेंज ऑफ मोशन को इम्प्रूव करने के लिए फिर इसके एक्सरसाइजेस वगैरह स्टार्ट करवाएंगे पेशेंट में। सर्जरी में हम लोग सर्जरी की तरफ हम तब आएंगे जब हमारे जितने भी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट्स हैं, मेडिकेशंस होगी, फिजिकल थेरेपी मैनेजमेंट होगी, ये सारे अगर इनसे कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा और पेशेंट कॉन्स्टेंटली कंप्लेन करेगा कि उसको पेन है, उसको वीकनेस है और उसकी डिस्कम्फर्ट ज़्यादा हो गई है और वो अपनी एडीएल्स को परफॉर्म करने में एडीएल्स तक अब परफॉर्म नहीं कर पाता, तो फिर हम लोग सर्जरी की तरफ हम पेशेंट को लेके आएंगे। अब इसमें हमारे पास क्या हो सकता है कि हम रिमूविंग का हर्निएटेड डिस्क और बोन स्पर्स, ये ऑप्शन हो सकती है। रिमूविंग अ पार्ट ऑफ द वर्टिब्रे, फ्यूजिंग अ सेगमेंट ऑफ द नेक यूजिंग बोन क्राफ्ट एंड हार्डवेयर, तो ये सब चीज़ें हम लोग भी कर सकते हैं, लेकिन तब करेंगे जब कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट फेल हो जाएंगे। हम प्रिवेंट किस तरह से कर सकते हैं? अवॉइड करें कि हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस को मेंटेन करें, सर्वाइकल रेंज ऑफ मोशंस को ड्यूरिंग सर्वाइकल डेली आरओएम एक्सरसाइजेस। इसके अलावा हम मसल्स की स्ट्रेंथ को मेंटेन रखें, एक्सटेंसर्स की स्ट्रेंथ पे ख़ास तौर पर फोकस करें। एक ही पोजीशन को ज़्यादा देर तक होल्ड करके ना बैठें, जैसे ड्राइविंग में एंड वॉचिंग टीवी ड्यूरिंग जब हम लोग टीवी वगैरह देख रहे होते हैं या गैजेट्स का यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा हम लोग प्रोलॉन्ग नेक की एक्सटेंशन को अवॉइड करें और फिज़िकल एक्टिविटीज़ जब हम लोग कर रहे होते हैं उस टाइम भी पे हम लोग केयरफुली इसको परफॉर्म करें, मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना परफॉर्म करें जिससे आपके साइन एंड सिम्टम्स इन्हांस हो जाए। कॉम्प्लिकेशंस हमारे पास किस तरह से हो सकती हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में? इस तरह से कि अगर स्पाइनल कॉर्ड या फिर नर्व रूट की इम्पिंजमेंट हो रही है, वहाँ पे कंप्रेशन क्रिएट हो रहा है, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या हो सकता है कि
वो जो डैमेज कॉज हो रहा होगा मैं कंप्रेशन की वजह से स्पाइनल कॉर्ड को या नर्व रूट को, तो वो परमानेंट होता है, तो वो हमारे पास सीरियस कॉम्प्लिकेशंस कॉज कर सकते हैं और ये इमरजेंसी कंडीशन होगी और फ़ौरन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए होगा इसमें। और मोस्ट ऑफ द पेशेंट के अंदर हमारे पास क्या होता है कि सिम्टम्स हमें नहीं मिल रहे होते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के पेशेंट्स में, या फिर अगर होंगे उनमें सिम्टम्स तो इस तरह से माइल्ड होते हैं या मॉडरेट होते हैं, मतलब बहुत कम है, बहुत स्वेयर होते हैं, या हाँ बहुत ज़्यादा डिजेनरेटिव चेंजेस नहीं है, उनको ट्रीट नहीं किया गया, तो तब हमारे पास हो सकते हैं स्वेयर सिम्टम्स के साथ पेशेंट आए। और जो पेन होती है इसमें मोस्टली ना इंक्रीज़ होती है कुछ कंडीशन, जैसे स्टैंडिंग लगातार अगर प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग है, सिटिंग है, स्टीजिंग कफिंग में, टिल्टिंग में, नेक की बैकवर्ड टिल्टिंग अगर हम लोग करते हैं तो उसमें, तो इस तरह से पेन जो है वो इंक्रीज़ हो सकती है। और डॉक्टर के पास हमारे पास कब जाना चाहिए पेशेंट को, वो इस तरह से कि अगर नमनेस हो रही है पेशेंट को, टिंगलिंग हो रही है, लॉस ऑफ बॉल एंड ब्लैडर कंट्रोल है पेशेंट में, तो पेशेंट को फ़ौरन चाहिए कि वो डॉक्टर के पास जाए। अगर उसकी पेन और डिस्कम्फर्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती जा रही है, एरियल्स उसके अफेक्टेड हो गए हैं, वो इतना परफॉर्म नहीं कर पा रहा अपने नॉर्मल अपने रूटीन की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने में उसको मुश्किल हो रही है, तो पेशेंट को डॉक्टर के पास जाना चाहिए ताकि उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सके।